बिहार बोर्ड कक्षा 7 गणित विषय के प्रश्नावली 7.1 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना बेहद ज़रूरी है सो दैट कि हम प्रश्नावली के प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएँ, उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो बच्चों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय 7 है जिसका नाम है सर्वांग समता। इसको अंग्रेजी में हम कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वांग सम क्या होती है और सर्वांग समता किसे कहते हैं। तो बच्चों, दो आकृतियाँ जब आकार एवं माप में समान हो तो वे सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट वस्तुएं कहलाती हैं तथा दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने का जो संबंध है वो सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ब्लेड है, इन दोनों की आकार एवं आकृति क्या है, बिल्कुल समान है। अगर हम एक ब्लेड को दूसरे ब्लेड के ऊपर उठा के रख दें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगी, अतः यह एक सर्वांगसम वस्तु है। इसी तरह से यहाँ पे ताश का एक पत्ता है जो ताश के दूसरे पत्ते को बिल्कुल पूरी तरह से ढक सकता है क्योंकि इनकी आकार एवं आकृति एक जैसी है। तीसरा उदाहरण यहाँ पे पत्ता दिखाया जा रहा है जो दोनों एक ही आकार एवं आकृति के पत्ते हैं। अगर एक पत्ता को उठाकर दूसरे पत्ते पर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को बिल्कुल सही तरीके से ढक लेंगी, है ना। अतः ये तीनों जो है सर्वांगसम वस्तुओं के उदाहरण हैं और इनके बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। और बच्चों, एक के ऊपर एक वस्तु रखकर सर्वांग समता ज्ञात करने की विधि जो है वो अध्यारोपण विधि या सुपरपोजिशन कहलाती है। दो आकृतियों की सर्वांग समता को हम चिन्ह इस तरह से, ये सर्वांग समता का एक चिन्ह होता है, से दिखाते हैं। यदि ए और बी दो आकृतियां सर्वांगसम है, मतलब मान लिया जाए कि पहली आकृति का नाम ए है और दूसरी आकृति का नाम बी है, दोनों का आकार एवं आकृति समान है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है सर्वांगसम है बी के। तो इस तरह से उसको लिखते हैं। सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, इक्वल्स टू के ऊपर में आपको इस तरह से ऐसा बनाना है, तो ये हो जाएगा सर्वांगसम। यानी कि यहाँ पे पढ़ेंगे ए सर्वांगसम है बी के। और आगे हम ज्यामितीय आकृतियों की सर्वांग समता का अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले हम रेखाखंड को लेते हैं। तो बच्चों, दो समान लंबाई के रेखाखंड आपस में सर्वांगसम होंगे। इसी प्रकार दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि वे समान माप के हों। तो पहले हम रेखाखंडों को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण आप देखिए, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी एक दूसरे के सर्वांगसम है क्योंकि इनकी जो माप है बिल्कुल समान है। आप इसे स्केल से भी माप कर देख सकते हैं, दोनों की लंबाई बिल्कुल समान है। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी जो है वो सर्वांगसम है रेखाखंड सी डी के। और रेखाखंड का चिन्ह आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, रेखाखंड ए बी जो है वो सर्वांगसम है रेखाखंड सी डी के। और यहाँ पे देखिए, ये जो रेखाखंड यहाँ पे दी गई है पी क्यू और आर एस, आप देख करके ही बिना मेजर के ही बता सकते हैं कि दोनों की लंबाई समान नहीं है, अतः ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। वहीं हमने जाना कि दो कोण सर्वांगसम होते हैं जब उनकी माप क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे चार कोण दिए गए हैं, चारों को एक एक करके हम पहले मेजर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोण किस कोण के सर्वांगसम है। तो कोणों को माप करना आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। चांद की सहायता से मान लिया जाए, पहले इस कोण को मापते हैं। यहाँ पे बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मापना, लेकिन हम माप के आपको बता देते हैं। पहले कोण की माप अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगभग 50 डिग्री की आ रही है। दूसरा कोण जो डी ई एफ है, इसकी माप अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये 40 डिग्री आ रही है। कितनी आ रही है, 40 डिग्री। चलिए आप यहाँ पे फिर से एक बार बात करें
इस कोण की XYZ की, तो ये आ रही है 60 डिग्री। और PQR की अगर हम बात करें तो PQR की माप कितनी आ रही है, 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ABC है वो सर्वांगसम है PQR के, है ना। बाकी ये दोनों कोण जो हैं अलग अलग माप की हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC सर्वांगसम है एंगल PQR के। क्लियर है। और आगे हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। और संगत भाग क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप दो त्रिभुज देख पा रहे हैं। ये पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा है PQR। यहाँ पे अगर हम शीर्ष A की बात करें तो शीर्ष P यहाँ पे जो है संगत है। शीर्ष B की बात करें तो शीर्ष Q यहाँ पे जो है संगत है। शीर्ष C की बात करें तो शीर्ष R यहाँ पे क्या है, संगत है। और इसी प्रकार कोण A कोण P के संगत है, कोण B जो है कोण Q के संगत है, और कोण C जो है कोण R के संगत है। और अगर हम भुजा की बात करें तो AB भुजा जो है वो PQ भुजा के संगत है, वहीं BC भुजा जो है वो QR भुजा के संगत है, और AC जो भुजा है वो PR के संगत है। अगर इन सब की लंबाई समान है, इन सब के कोण समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। वही चीज़ें यहाँ पे बुक में अच्छे से दी गई। संगत शीर्ष जैसे वहाँ पे A था तो दूसरे में P था, फिर पहला में B था तो वहाँ Q था, फिर पहला में C है तो दूसरा में R है। इस तरह से आप समझ ही गए होंगे। संगत कोण A और वहाँ पे P, जैसे यहाँ पे संगत कोण A है तो यहाँ पे संगत कोण P हो जाएगा। इसी तरह से संगत भुजाओं का भी डिटेल्स दिया गया है। और नीचे वही पॉइंट लिखा है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग समान होते हैं। और अब हम दो वर्गों के बीच की सर्वांग समता को समझते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं क्या हो, समान लंबाई की हों। और हम सब जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा की लंबाई समान होती है। तो अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है इस वर्ग की, तो इसकी चारों भुजा क्या होगी, 4-4 सेंटीमीटर की होगी। वहीं दूसरी जो वर्ग है उसमें भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब इसकी भी चारों भुजाएं क्या 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो दोनों का आकार आकृति क्या होगा, समान हो जाएगा। अतः ये दोनों जो वर्ग हैं क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो वर्ग सर्वांगसम हो गए यदि उनकी भुजाओं की लंबाई समान हो। और दो आयत आपस में कैसे सर्वांगसम हो सकते हैं, तो दो आयत सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई एवं चौड़ाई समान माप की हो। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तो इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो आयत है एक दूसरे के सर्वांगसम है ना। तो दो आयत सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई एवं चौड़ाई समान माप की हो। और वहीं दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त को बनाने के पहले हमें त्रिज्या लेनी होती है। मान लिया जाए आपको 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की वृत्त बनानी है, तो पहले आप क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर इस तरह से मापते हैं। तो ये देखिए हम जब किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर अगर माप के लेना चाहते हैं तो इस प्रकार पहले हम रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रख के हम इसको चारों तरफ घुमाते हैं तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की जो है वृत्त बनती है। इसी प्रकार दो वृत्त अगर समान त्रिज्या की बनाएंगे आप, तो वो दोनों ही वृत्त एक दूसरे की क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो वृत्त है और दोनों की त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मेजर लेकर के इन दोनों को खींचा गया है। तो हम कह सकते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, यानी कि जब रेडियस बराबर हो दोनों का, तो वो दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे, पूरी तरह से ढक लेंगे और सर्वांगसम होंगे। और आइए अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र 7.10 में सर्वांगसम रेखाखंडों को छाटिए। आप ट्रेस करके देखें। आप यहाँ पे ट्रेस पेपर का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं,
नहीं तो हम स्केल से भी यानी कि रूलर की सहायता से इन सब की मेज़र करेंगे, इनको मापेंगे और देखेंगे कि कौन सी रेखाखंड जो है कौन सी दूसरी रेखाखंड के सर्वांगसम है। तो आइए इसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रेखाखंड AB को मापते हैं। रेखाखंड AB को मापने पे पता चल रहा है कि ये 3.1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिएगा ये 3.1 है। राउंड में करेंगे तो 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे पूरा लिखते हैं 3.1 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद हम EF को मेज़र करते हैं। EF की मेज़र आ रही है, देखिए 4 से थोड़ा कम है, 3.9 है इसकी मेज़र। 3.9 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे CD को मेज़र करेंगे। CD का मेज़र है 2.3। कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे आप रेखाखंडों को मापना ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ 0 है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम CD रेखा की जब मेज़र कर रहे हैं तो ये आता है लगभग में 2.3। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक आ जाता है 2, ये 2.1, 2.2, 2.3 के ठीक बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3 सेंटीमीटर। चलिए अब हम GH को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे GH हमारा आ जाता है 4.4 है लगभग में, देखिए यहाँ पे 4 हो जाता है। चलिए और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 तो नहीं, चलिए 4.3 इसको लेते हैं। 4.3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और अब हम आगे की रेखाओं को मापते हैं। IJ को जब आप मेज़र करेंगे तो इसका भी लंबाई आ रहा है वही 2.3 आ रहा है। KL को मेज़र करने से ये भी आता है, देखिए 3.1 ही इसकी भी मेज़र है। तो इसको भी लिखेंगे 3.1 सेंटीमीटर। ओके। रेखाखंड MN को जब हम मेज़र करते हैं तो ये आता है लगभग में 4.6 के बराबर है ये, है ना। यहाँ देखिए 4 हो गया, ये 4.5, ये 4.6, बल्कि 4.7 है, ये 4.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेखाखंड AB जो है वो सिमिलर है KL के, यानी कि एक दूसरे के बराबर है इनकी लंबाई। तो इन दोनों को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक का जो पहला नंबर हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड AB जो है वो क्या है, सर्वांगसम है रेखाखंड KL के, ठीक है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, समान है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो CD 2.3 है और वहीं IJ भी 2.3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेखाखंड CD सर्वांगसम है रेखाखंड IJ के, ठीक है। वहीं पुस्तक में एक और दिया गया है EF सर्वांगसम दिखाया गया है GH के। देखने से दोनों एक जैसे तो लग रहे हैं, समान लंबाई के, लेकिन मापने से पता चल रहा है कि इसकी लंबाई जो है 3.9 है, तो वहीं GH की लंबाई जो है 4.3 है। तो इसे हम सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनकी मेज़र समान नहीं है। वहीं MN जो है वो 4.7 है। तो ये तीनों ऐसी रेखाएं हैं, तो ये तीनों ऐसी रेखाखंड है जो समान लंबाई के नहीं हैं, तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही दोनों को लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हैं। और आगे इसी में देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए। तो जिसे हम ऑलरेडी माप चुके हैं, उनके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। और इस बार जो है कोनों के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का पहला, नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांगसम कोनों को छांटिए, कोनों को ट्रेस कर पता करें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोनों को पहले मेज़र कर लीजिए, सारे कोनों को, और मेज़र करने के बाद जो कोण समान माप के होंगे वो दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है इनमें से सर्वांगसम कोनों को मापिए। तो पहले हम इसे माप लेते हैं और फिर कहता है आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले हम मेज़र करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं इनके बारे में। तो एक एक करके आप इन 6 कोण को माप लीजिए। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ABC और LKJ एक समान की लग रही हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें MNO और PQ
क्यू आर की, तो ये दोनों भी समान माप के लग रहे हैं देखने से, और वहीं डी ई एफ और जी एच आई एक जैसे लग रहे हैं। हालांकि इसे हम पहले मेज़र करेंगे, माप करेंगे चांद की सहायता से। जब हम पहले कोण को माप रहे हैं तो इसकी माप जो है 50 डिग्री आ रही है, तो यहाँ पे हम 50 डिग्री लिख देते हैं। वहीं कोण डी ई एफ को जब आप मेज़र करेंगे, या फिर चलिए इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना डिग्री दिख रहा है, 120 डिग्री आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये वाला जो जा रहा है 120 डिग्री का बिल्कुल दिख रहा है। जब हम इसको अच्छी तरह से ढक लेते हैं तो, है ना, ये पूरा 120 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे 120 डिग्री लिख लेते हैं। अब हम देखिए के जे के एल को माप रहे हैं, तो जे के एल को जब आप मापेंगे तो इसकी मेज़र कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। देखिए यहाँ से 0 चलेंगे, है ना, देखिए बिल्कुल 50 डिग्री पे आ रहा है। फिर इसको मापिए आप, ये भी देखिए 120 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ से 0 लेके जाइए आप, यहाँ पे देखिए बिल्कुल 120 डिग्री ये भी है। और अब हम MNO को मापते हैं। आप दोनों तरह से माप सकते हैं, इस रेखा पे रख के भी और इस रेखा पे भी रख के आप माप सकते हैं। एक ही बात है, दोनों तरफ से मान बराबर ही आएगा। तो ये लगभग जो है 35 डिग्री का कोण आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 यहाँ से लेके चलेंगे, 30 और 40 के बीचों बीच आ रहा है, यह 35 डिग्री का कोण है। आप यहाँ पे भी रख के माप सकते थे, मैं कह रहा था आपको। यहाँ पे देखिए 0 यहाँ से लेके चलेंगे तो यह देखिए 30 और 40 के बीच में यहाँ पे 35 डिग्री में आ रहा है। वहीं पी क्यू आर की अगर हम मेज़र करें तो आप देख पा रहे हैं सही से, पी क्यू आर की भी मेज़र जो है वो लगभग नहीं बल्कि बिल्कुल 35 डिग्री ही ठहर रहा है। यहाँ से 0 लेके चलिए आप, है ना, तो 30 और 40 के बीच में ये एंगल आपको आता दिख रहा है। तो ये भी 35 डिग्री का कोण है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पे दो कोणों की माप 50 डिग्री है, दो कोणों की माप 120 डिग्री है और दो कोणों की माप 35 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो सर्वांगसम है एंगल JKL के, क्योंकि दोनों की मेज़र क्या है, 50 डिग्री 50 डिग्री। तो हमने लिख दिया कोण ABC सर्वांगसम है कोण JKL के। वहीं DEF की बात करें तो कोण DEF सर्वांगसम है कोण GHI के, और वहीं कोण MNO जो है वो सर्वांगसम है कोण PQR के। और इसी में दूसरा था, इनमें से सर्वांगसम कोणों को मापिए, जो ऑलरेडी हम माप कर चुके हैं। आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि वे समान माप के हों। क्लियर है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांगसम हैं यदि कोण ABC की माप 70 डिग्री हो तो कोण DEF की माप क्या होगी। तो हमें कहा जा रहा है कि दो कोण हैं, एक है ABC और दूसरा है DEF, जिसमें से कोण ABC की जो माप है वो है 70 डिग्री, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कोण ABC जो है वो सर्वांगसम है कोण DEF के। तो हम जानते हैं कि जब दो कोण सर्वांगसम होते हैं तो उनकी माप भी क्या होती है, समान होती है। तो जब ABC 70 डिग्री है तो कोण DEF भी क्या होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण DEF बराबर भी 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि दो कोण सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनकी माप समान होती है। तो ये भी आपका 70 डिग्री ही होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसान है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक को ही सॉल्व करते हैं, नहीं तो वीडियो लेसन काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।